हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम लोग करने वाले हैं एटम का पार्ट नंबर 3। एटम मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम, समझ गए होंगे। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम का करते हैं पार्ट नंबर 3। पिछले पार्ट में हम लोगों ने बिल्कुल ही बेसिक बात समझी थी कि एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स को डिस्कवर किसने कैसे कब किया। ये बात तो बहुत ही सिंपल होगी। आज हम लोग करने वाले हैं थोड़ा सा नया चीज जो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में नहीं किया होगा, ठीक है। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये भी आपको कहा था कि वेव मोशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप सबको वो समझ में आ गए होंगे। तो आज के लेक्चर का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो ये जो प्लैंक ने, मैक्स प्लैंक जी ने ये थ्योरी ऑफ रेडिएशन दिया था, ये हमसे कहता क्या है ये हमें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो समझिए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक हॉट बॉडी को लिया, ठीक है, एक हॉट बॉडी को लिया और उससे एमिशंस क्या एमिट हो रहे हैं उसको स्टडी किया, ठीक है। एक हॉट बॉडी को लिया हाई टेम्परेचर पे और क्या रेडिएशन एमिट हो रहा है उसको स्टडी किया मैक्स प्लैंक, ठीक है। स्टडी करने के बाद उन्होंने क्या देखा कि वो जो हॉट बॉडी है वो रिलीज करता है, यानी एमिट करता है, इट्स नॉट एप्रोप्रिएट वर्ड, एमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बंडल्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रेडिएशन इतना सा एक साथ छोड़ दिया, नहीं, छोटे छोटे बंडल्स में या छोटे छोटे पैकेट्स में रेडिएशन को छोड़ रहा था वो हॉट बॉडी। इसी के बेसिस पे इन्होंने क्या किया, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन को बना दिया। समझ में आ गया। तो ये बनाया था मैक्स प्लैंक ने, इसीलिए इसका नाम है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। आप समझते हैं कि इस रेडिएशन के जो पॉस्टुलेट्स है, रेडिएशन का सॉरी थ्योरी का जो पॉस्टुलेट है वो क्या क्या है, ठीक है। नंबर 1 समझते हैं बात को। नंबर 1, रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो रेडिएशन के फॉर्म में बाहर जा रहा है, ठीक है। रेडिएंट एनर्जी कैन बी emitted और एब्जॉर्ब। रेडिएंट एनर्जी हम एमिट भी कर सकते हैं, एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। वो मैं जब एमिशन स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाऊंगा तब समझ में आएगा, ठीक है। रेडिएंट एनर्जी कैन बी एमिटेड और एब्जॉर्ब डिसकंटिन्यूअसली। फर्स्ट है कि डिसकंटिन्यूअसली, एक साथ नहीं हो सकता, डिसकंटिन्यूअसली होगा। और कैसे होगा, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बंडल्स, इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स, या फिर आप पैकेट्स भी बोल दो ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूं, ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। बताओ समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया सबको, समझा दे रहा हूं एक बार कुछ, एक मिनट, ठीक है। तो मैक्स प्लैंक जी ने हमें कहा कि रेडिएंट एनर्जी जो है भाई वो एमिट या फिर एब्जॉर्ब डिसकंटिन्यूअसली हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स और पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और वो जो एक बंडल है या फिर एक पैकेट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्वांटा। क्या कहते हैं भाई, क्वांटा कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि आपके बाद बहुत जगहों पर आपको क्वांटा दिखेगा, ठीक है। बहुत जगह पर आपको ये वर्ड आएगा, क्वांटम क्वांटा ये सब दिखेगा, ठीक है। तो बताओ ये बात सबको समझ में आ गई, समझ में आ गया सबको, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया, ठीक है भाई, क्लियर है एकदम। तो रेडिएंट एनर्जी जो है वो एमिट या फिर एब्जॉर्ब डिसकंटिन्यूअसली हो सकता है, और वो भी बंडल या फिर पैकेट्स के फॉर्म में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटा। अब एक और बात बताऊं कि ये जो क्वांटा है, अगर मैं इसको लिख दूं फोटॉन्स, क्या लिख दूं, फोटॉन्स,
तो ये भी सही बात है, ठीक है। यहाँ पे बहुत जगह पे आपको ये वर्ड फोटोन भी दिखेगा, तो वो जो फोटोन है वो भी क्वांटा ही है, ठीक है। सो रेडिएंट एनर्जी कैन बी एमिटेड और अब्सॉर्ब स्किलफुली इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स ऑफ पैकेट्स व्हिच इज कॉल्ड क्वांटा और फोटॉन्स, ठीक है। समझ में आ गया सबको पॉइंट। आ जाते हैं सेकंड पॉइंट। ईच क्वांटा या फिर ईच फोटोन, अब ऐसा तो नहीं है कि एक पैकेट ऑफ एनर्जी है तो उस पैकेट का कुछ तो लिमिट होगा ना, उस पैकेट का एक लिमिट तो होगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग एक पैकेट ले लें तो उस पैकेट में इनफाइनाइट चीजें रख दिया जाए, क्या हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि एक लिमिट में तो पैकेट फिल हो जाएगा। और अभी हम लोगों ने कहा कि ये तो भैया एक बंडल है या फिर पैकेट है, तो उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ अमाउंट्स हो सकते हैं ना, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो जाए उसको, ठीक है। तो यही लिमिटेशन हम लोग सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि ईच क्वांटा इज एसोसिएटेड विद अ डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, एसोसिएटेड विद अ डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। ईच क्वांटा इज एसोसिएटेड विथ अ डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब ये जो डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के लिए अलग हो सकता है, तो इसीलिए ये रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, राइट। क्या अमाउंट हो गया एक पैकेट में वो डिपेंड करेगा कि क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन दिया जा रहा है, ठीक है। तो बात को समझो कि एवरी पैकेट दैट इज एवरी क्वांटा इज एसोसिएटेड विद अ डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक क्वांटा में एक डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी ही होगा, ऐसा नहीं है कुछ भी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने डाल दिया तो वो एक क्वांटा में हो जाएगा, नहीं। एक क्वांटा में डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा जो कि फर्दर डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन क्या है, ठीक है। समझ में आएगा सबको। यहां से हमें मैक्स प्लैंक ने एक इक्वेशन निकाल के दे दिया। ये जो एनर्जी का इक्वेशन है ये मैक्स प्लैंक ने निकाल के दे दिया। क्या इक्वेशन मैक्स प्लैंक भैया ने दिया? मैक्स प्लैंक भैया ने जो इक्वेशन दिया वो है E इक्वल्स टू एच न्यू। अब बहुत लोगों लिखते हैं E इक्वल टू एच वी। अब एच वी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये एक्चुअली वी नहीं है ना, एक्चुअली ये न्यू है। दिखने में तो वी लग रहा है पर मैं वी लिखता नहीं हूँ क्योंकि दिक्कत आई जाएगी, ठीक है। तो जो इक्वेशन है मैं नीचे लिख रहा हूँ E इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। अब बोलोगे ये एच क्या है? ये एच है क्या? ये एच है एक कांस्टेंट, कांस्टेंट। क्योंकि देखो उन्होंने कहा कि जो क्वांटा है एक डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी से जुड़ा हुआ है। अब समझो कि आया कहाँ से? ये डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक फैक्टर एनर्जी का। अब ये एनर्जी जो भैया है ये डिपेंड कर रहे हैं किस पर? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहे हैं। ये एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी भैया पर डिपेंड कर रहे हैं। तो भाई कहाँ कहाँ आ जाते हैं ये जो एनर्जी भैया है ये हमारे फ्रीक्वेंसी भैया के ऊपर डिपेंडेंट है, सही है ना? यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो उन्होंने क्या सोचा कि अगर एनर्जी के ऊपर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है या फिर फ्रीक्वेंसी के ऊपर एनर्जी डिपेंडेंट है तो हमारा ई जो भैया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा न्यू से। प्रोपोर्शनलिटी डाल दिया। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमें तो लाना पड़ेगा कांस्टेंट, तो उन्होंने लिख दिया E इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पे एच है हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसका एक फिक्स नाम है, फिक्स वैल्यू है, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं वो नीचे। ये एच जो है इसको हम लोग कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, क्योंकि ये इक्वेशन प्लैंक्स का है तो कांस्टेंट भी उन्हीं के नाम पे जाएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसका एक कांस्टेंट वैल्यू भी है जो आपको आपके ब्रेन में सेट कर लेना है। और वो वैल्यू क्या है मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। समझ में आएगा सबको बात? ठीक है। एनी डाउट्स? नो डाउट्स। Planck's constant has a constant value of 6.626 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। फाइन। क्वेश्चन आया है E इक्वल टू एच न्यू से। अब बहुत सारे क्वेश्चंस में आप देखोगे कि क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है वेव नंबर या फिर क्वेश्चन में दे दिया गया है आपको वेवलेंथ और आपसे कह रहा है कि इस रेडिएशन का एनर्जी क्या है, ये निकालिए, ठीक है।
में क्या है कि एक फोटोन स्ट्राइक कर रहा है जिसका वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर, ठीक है, और कहा जा रहा है कि उसका एनर्जी क्या है, उस फोटोन में कितना एनर्जी है। तो भाई हमारे फॉर्मूला में तो कोई वेवलेंथ का कंसेप्ट आ ही नहीं रहा है, तो फिर हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? अगर यह इस फॉर्मूला में नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई और फॉर्मूला है ही नहीं जिसमें ये आ सकता है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। सपोज अगर आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है तो उसमें एक पार्ट है इम्पल्स, ठीक है, ये मैं थोड़ा फिजिक्स का हेल्प ले रहा हूँ। इम्पल्स, इम्पल्स के दो फॉर्मूले, एक होता है फोर्स इनटू टाइम, एक होता है चेंज इन मोमेंटम। तो बहुत जगह पे आपको ये यूज करना पड़ता है, बहुत जगह पे ये यूज करना पड़ता है। तो जो जहाँ पे जिस जो अप्रोप्रिएट होगा आप उसको यूज करोगे। सिमिलरली इस एनर्जी के लिए भी फॉर्मूला एक नहीं बल्कि तीन तीन है, आपको यूज करना है जिसको जहां अप्रोप्रिएट लगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एच न्यू के जगह पे लिख सकता हूँ एच सी बाई लैम्डा। बताओ कैसे लिखा मैंने? लिखा तो मैंने है ऐसे, ये भैया जो है हमारे ऐसे है ना, इक्वेशन क्या था, सी इक्वल टू न्यू लैम्डा। यहाँ पे मैं इसको नीचे लिखता हूँ फिर समझ जाएगा। ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर एक, ठीक है। आते हैं इक्वेशन नंबर दो को। यहाँ पे देखो कि सी जो है हमारा न्यू लैम्डा, सही है ना, v इक्वल टू एफ लैम्डा वही है, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर न्यू का मान निकालूं तो वो आएगा c बाई लैम्डा। अगर इसको मैं उठा के इसमें बैठा दूं तो एक नया इक्वेशन बन जाता है e इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। समझ में आएगा सबको बात? E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो अगर हमको वेवलेंथ दिया हुआ है तो हम लैम्डा ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे जहाँ पे लैम्डा है इक्वेशन में। अगर फ्रीक्वेंसी दिया है तो हम लोग ऊपर वाला इक्वेशन यूज करेंगे। आपको इक्वेशन कौन सा यूज करना है ये आपको क्वेश्चन से समझना होगा कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और उसके अकॉर्डिंग कौन सा इक्वेशन यूज करना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया सबको? चलते हैं थर्ड वाले इक्वेशन पे। जो थर्ड वाला इक्वेशन है वो कुछ भी नहीं है, बस मैंने क्या किया, वन बाई वेवलेंथ जो है उसको मैंने लिख दिया ये है भैया। ये क्या है? ये है न्यू बार। न्यू बार तो वन बाई वेवलेंथ है, ये हमने पहले वेव मोशन के कैरेक्टरिस्टिक में मैंने बता दिया था आपको। तो यहाँ से एक और इक्वेशन आ जाता है ई इक्वल टू एच सी न्यू बार। बताओ सही है या नहीं सही है? ठीक है, ई इक्वल टू एच सी न्यू बार। ये है हमारा एनर्जी का तीसरा इक्वेशन। तो हमने अभी तक चार इक्वेशन समझ लिया है, ठीक है, हमने अभी तक चार इक्वेशन समझ लिया है। प्लैंक भैया ने इतना ही दिया था, बाकी का हमने बना लिया है, ठीक है। प्लैंक भैया जो थे हमारे, इन्होंने इतना ही दिया, बाकी के जो इक्वेशन थे वो हमने लिख लिया यहाँ से डिराइव करके, ठीक है। मार्क कर देता हूं मैं, क्योंकि ये जो चीजें है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चन में क्या यूज हो जाएगा ये हमें कुछ भी नहीं पता, ठीक है। चौथा एक और इक्वेशन है एनर्जी का, एनर्जी और रेडिएशन निकालने का, वो है ई इक्वल टू एच सी वन बाई एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर। वो फॉर्मूला अभी मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मैं पहले आपका रेडिएशन स्पेक्ट्रम समझा दूँ उसके बाद मैं उसको करूँ, ठीक है, उसके बाद मैं उसकी बात करूँ, ठीक है। कुछ भी नहीं, जो वेव नंबर है उसके जगह पे मैं वो लिख रहा हूँ, ठीक है। तो वो अभी मैं नहीं करवा रहा हूँ, जब वो कराऊंगा तब लेटर बात करूंगा, ठीक है। ठीक है चलिए, तो ये सबको समझ में आ गया। तो ये था हमारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का दूसरा पॉइंट कि ये हर एक क्वांटा एक डिफाइनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है जो फर्दर डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी से। तो ई बन गया हमारा प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो हमने ई को लिख दिया इक्वल टू एच वी। एच है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू 6.626 रुपये माइनस 34 जूल सेकेंड ही होता है, ठीक है। समझ में आ गया? अब आते थर्ड और लास्ट पॉइंट। क्या कह रहा है हमारा थर्ड लास्ट पॉइंट? अ बॉडी कैन emit or absorb energy only in integral multiple of quanta, only in integral multiple of quanta। क्या कह रहा है भैया? एक बॉडी एनर्जी एमिट या फिर एब्जॉर्ब कर सकता है केवल क्वांटा के इंटीग्रल मल्टीपल में ही कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे दिया और वो कुछ भी एनर्जी ले लेगा, वो नहीं हो सकता, ठीक है, वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता।
एक बॉडी एमिट या फिर एब्जॉर्ब क्वांटा के मल्टीपल में ही कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब है कि वो 2hb 3hb 4hb 5hb ये कर सकता है, ठीक है। यानी कि कर सकता है 2hb 3hb, यहाँ पे मैं वी लिख रहा हूँ पर एक्चुअली वी नहीं है, तो वी नहीं लिखते, तो कुछ बोलोगे वेलोसिटी क्यों लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे 2h न्यू 3h न्यू 4h न्यू ऐसा ऐसा कंटिन्यू, पर कभी भी ये 1.5h न्यू नहीं करेगा या फिर 2.3h न्यू कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमेशा होल नंबर मल्टीपल से ही कर सकता है। अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि एच न्यू का जो वैल्यू आएगा वो डेसिमल में नहीं आ सकता, नहीं वो बिल्कुल आ सकता है, उसमें क्या कोई दिक्कत नहीं है। सारे जो एनर्जी है वो डेसिमल में ही आता है, तो ठीक है। पर उसका जो मल्टीपल होगा ना भाई, वो होल नंबर होना चाहिए, वो कभी 1.5 1.3 1.2 नहीं हो सकता, वो हमेशा एक होल नंबर मल्टीपल ही हो सकता है, ठीक है। में आ गया, यूजुअली होल नंबर ही होगा, मैंने इंटीग्रल लिख दिया, ठीक है। होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटा ऑफ एनर्जी, ठीक है, समझ में आ गया। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ये 3 पॉइंट्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। और ये जो इक्वेशन है ये तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि ये इक्वेशन ही हमें न्यूमेरिकल करने में लगने वाले, ठीक है। 3 इक्वेशन दिए गए हैं, तीनों के तीनों याद रखना, या फिर आप एक याद रख सकते हो, वहां से ये यहाँ पे भी आ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। समझ में आएगा सबको। अगला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। इसके बारे में मैं 2 ही पॉइंट बताऊंगी क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन मुझे आते नहीं है, तो इसमें टाइम वेस्ट करके कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या है भैया ब्लैक बॉडी रेडिएशन? ये वैसे सिलेबस में है या नहीं मुझे पता नहीं है, पर मैं जस्ट बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, पहली तो बात आपको समझनी होगी कि ब्लैक बॉडी जो है ये है क्या भाई। एक ब्लैक बॉडी उसको बोला जाता है अगर उसके ऊपर जो कोई भी रेडिएशन हम लोग डालेंगे सब एब्जॉर्ब कर लो, ठीक है। ऑल रेडिएशन ऑल रेडिएशन ऑफ एनी वेवलेंथ, ठीक है, तो कोई भी वेवलेंथ का हो एब्जॉर्ब बाय, ठीक है। बस 2 लाइन बताऊंगा मैं। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है, सॉरी ब्लैक बॉडी जो है वो एक ऐसा बॉडी है जहाँ उसके ऊपर आप कोई भी रेडिएशन डालो वो सब खा जाएगा, सब एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी। अब ये जो ब्लैक बॉडी है इसको हाई टेम्परेचर पे रखेंगे तो ये जो एनर्जी एमिट करेगा उसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहा जाता है, ठीक है। ये बॉडी अगर कोई रेडिएशन एमिट करता है तो उस रेडिएशन को हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं, बस यही जान दीजिए, समझ में आ गया सबको। बस ब्लैक बॉडी क्या है जब जानिए और ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, इससे और ज्यादा कुछ जानने का आपको है नहीं, ठीक है। ऑल रेडिएशंस ऑफ एनी वेवलेंथ एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी इज अ ब्लैक बॉडी, और इस ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन छोड़ता है उसको हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोल देंगे, तो कौन सी बड़ी बात है इसमें, ठीक है। समझ में आएगा, समझ में आएगा सबको। ओके, लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट टॉपिक। क्या है भाई, तो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है, वो है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस आने की गारंटी है, ठीक है। आएगा ही एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अभी क्या है देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ ऐसा है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक यहाँ पे मान लेते हैं ये एक मेटल है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे एक मेटल है, तो ये इस मेटल पे अगर मैं एक रेडिएशन डाल दूं, ऐसा 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 करके एक रेडिएशन डाल दूं, ठीक है। इस रेडिएशन का जो एनर्जी है वो एच न्यू के बराबर है। इस पर अगर मैं डाल दूं तो यहाँ से एक धचन करके एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, निकलेगा, निकलना ही है, यानी गारंटी नहीं है बट निकल सकता है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है तो इस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है। अब क्वेश्चन पूछ दिया गया डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपको इतना सुंदर सा डायग्राम ड्रॉ करके आ गए, मार्क्स तो 0 ही मिलने वाले। तो आपको लिखना पड़ेगा कि व्हेन अ रेडिएशन, क्या लिखोगे, लिखोगे कि व्हेन अ रेडिएशन व्हेन अ रेडिएशन व्हेन अ रेडिएशन, ये तो एक रेडिएशन है, ऑफ सफिशिएंटली हाई एनर्जी। ऐसा नहीं है कि बहुत ही हल्का फुल्का, कुछ भी नहीं है, नेग्लिजिबल एनर्जी दे दिया तो शायद इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा वो भी मैं बताऊंगा। ऑफ सफिशिएंटली हाई एनर्जी
is made to strike on a metal surface, ठीक है, मेटल का सरफेस पे अगर आप इसको हिट करवाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्टेड, ठीक है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दिस इफेक्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, समझ लो आप, ठीक है। जब रेडिएशन का सफिशिएंट हाई एनर्जी वाले रेडिएशन ही होंगे, अगर मेटल के सरफेस पर धक्का मारते हैं ना तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो जाता है। इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आएगा सबको? ये डायग्राम याद रखिए, तो डायग्राम से ही आप डेफिनेशन बनवा सकते हो, ठीक है। डायग्राम पे दिख रहा है राइट, एक रेडिएशन आ रहा है, धक्का मार रहा है मेटल के सरफेस पे, मेटल के सरफेस से उस पॉइंट से निकल रहा है कि इलेक्ट्रॉन, तो उसी को आप लिख दो भाषा में, ठीक है। कौन सी बड़ी बात है, बताओ, समझ में आ गया सबको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेसिक आइडिया क्या है, ठीक है। अब चलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स जो आपको हमेशा ध्यान में रखने होते हैं। जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करोगे तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको हर समय काम में आएंगे, तो उस पॉइंट की डिस्कशन करते हैं, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट लिख लो। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? फर्स्ट पॉइंट है कि हम लोग जो इंसिडेंट कर रहे हैं ना भाई, देखो यहाँ पे देखो, ये जो इंसिडेंट लाइट है, मैंने कहा ना कि सफिशिएंटली हाई एनर्जी, तो कितना तक सफिशिएंट होना चाहिए? तो सफिशिएंट मतलब क्या है? कुछ लिमिट तक सफिशिएंट होना मतलब इतना, ठीक है। सपोज मैं मान लेता हूँ कि इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा एट थ्री हर्ट्ज, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट 3 हर्ट्ज होना चाहिए, तो वो है सफिशिएंटली हाई एनर्जी। तो यहाँ पर क्या है वो फैक्टर जिससे हम कह रहे हैं कि सफिशिएंटली हाई एनर्जी है? तो वो सफिशिएंटली हाई एनर्जी किसके रेस्पेक्ट में सफिशिएंटली हाई है, तो वो समझते हैं चलिए। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट, फ्रीक्वेंसी का सिंबल यूज करो, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, जो इंसिडेंट लाइट हम लोग फेंक रहे हैं तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है, और मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर सेंटेंस में लिख रहा हूँ तो सेंटेंस बन नहीं होगा। द इंसिडेंट लाइट should have a minimum frequency to eject electrons, सही है ना? ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही नेग्लिजिबल एनर्जी दे दिया तब भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, नहीं, एक मिनिमम लिमिट तो होना चाहिए। तो वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो एटलीस्ट इंसिडेंट लाइट में होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? फिर नहीं होगा, बहुत सिंपल सी बात। तो ये जो मैं मिनिमम जो है फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे अभी मैंने लिखा ना मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वी नॉट, ठीक है। ये 0 मीडियम मतलब वी नॉट, ठीक है। इसको हम लोग कह देते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मतलब अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकलवाना है तो आप आइदर इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर दीजिए या फिर उससे ज्यादा दीजिए, पर उससे अगर आप कम देंगे तो देयर विल बी नो इजेक्शन होंगे, ठीक है। द इंसिडेंट लाइट शुड हैव अ मिनिमम frequency. That minimum frequency is the threshold frequency. The frequency of the incident light can be equal to the threshold frequency. Very good, no problem. But it cannot be less. If it is less, then there will be no electron. It can be less. It is not like it cannot be less. Can be less, but there will be no ejection of electron. Simply it is going to stay. Nothing will happen. Clear? So when can electrons get ejected? When they will be at least having threshold frequency or more than that. Clear? Clear or not clear? सिंपल सी बात है, समझ लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, एनी डाउट? नो डाउट। नेक्स्ट इज द काइनेटिक एनर्जी रिलेशन। द काइनेटिक एनर्जी, अच्छा एक और बात बताऊं मैं, ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है ना, इसमें टर्म किया जाता है, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फोटो इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बात लिखूं कहीं पे फोटो इलेक्ट्रॉन तो समझ मत,
उनके पास बैठना क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कहाँ से आया वो। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंपल है कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दौरान उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए कोई दिक्कत। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? नो डाउट, बाय। सो काइनेटिक एनर्जी, वो मैं कह रहा था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। तो देखो समझो, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसके पास तो काइनेटिक एनर्जी है ना, बिल्कुल है। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास है वो इंक्रीज करना चाहती है, किसके साथ इंक्रीज करता है, फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, ठीक है, विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, राइट, कौन सा लाइट, इंसिडेंट लाइट। समझ में आ गया। यहाँ से एक थियोरेटिकल क्वेश्चन जो बहुत ही ऑफन पूछा गया है, मैंने तो देखा है मेरे बुक्स में, बहुत ही ऑफन पूछा जाता है कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंडेंट है और कितना फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है। वो बहुत ही एक कंफ्यूजन का पार्ट है, तो होना तो चाहिए नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा कि जो काइनेटिक एनर्जी है ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। एक और चीज जो आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए कि ये जो काइनेटिक एनर्जी मैंने लिखा है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी, ये जो हमारे काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है ये भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप दिमाग में सेट कर लो कि ये जो भैया है ये कभी भी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंडेंट नहीं है, डज नॉट, डिपेंड ही लिखना भूल गया, डज नॉट डिपेंड ऑन, किसके ऊपर, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन के इंटेंसिटी पर काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। और यहां से ही आता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एमसीक्यू में मैंने बार बार देखा है कि काइनेटिक एनर्जी का फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन व्हाट, वहां पे इंटेंसिटी एक पॉइंट है, फ्रीक्वेंसी एक पॉइंट है, बाकी वेवलेंथ और कुछ और एक पॉइंट। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी की बात जब भी हो रही है तो वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो फिर इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड कौन करता है, तो थर्ड पॉइंट में लिखवाऊंगा, तो वो भैया डिपेंड करता है, तो क्या है, अब बताओ कितना नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन रिलीज। एक लाइट को तो धक्का मार दिया, अब कितना फोटो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, तो वो जो डिपेंडेंट होता है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन रिलीज, रिलीज नहीं लिखूंगा, रिजेक्टेड लिखूंगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्टेड, ये जो है डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। समझ में आ गया। तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे कौन डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट कौन है, डिपेंडेंट है हमारे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे कौन डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, कितने फोटो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं वो डिपेंड करता है कि कितना इंटेंसिटी का रेडिएशन हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, होगा, समझ में आएगा सबको, समझ में आएगा सबको, समझ में एक बार फिर से देख लो। समझ में आएगा सबको, कोई दिक्कत है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, चलो मूव करते हैं अगले पॉइंट पे। अब इन सब को देखते हुए हमारे जो आइंस्टाइन भैया है, आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ने क्या किया, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया और उन्होंने ना एक एक्सप्लेनेशन दिया। ठीक है, उन्होंने इसका एक एक्सप्लेनेशन दिया, क्या एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने, ये बहुत ही सिंपल सी बात है, यही है इसका एक्सप्लेनेशन दिया और एक रिलेशन भी दिया। ठीक है, पहला तो मैं इसका रिलेशन लिखवाता हूँ, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है एच न्यू
ये जो है इंसिडेंट लाइट का एनर्जी, यहाँ पे उन्होंने दिया एच बी नॉट और इन्होंने दिया हाफ एच बी स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है ये है हमारे आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। ये आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। ये जो चीज है ये क्या है, ये है एनर्जी, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, लाइट या रेडिएशन, ठीक है। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। बहुत नाम है इसका, समझो पहले नाम को बता रहा हूं, वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, ठीक है। इसको वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोला जाता है। अब बहुत जगह पे ये एच भी नॉट ना लिख के डब्ल्यू भी लिखा जाता है, तो वो डब्ल्यू भी सेम चीज है, ठीक है। तो इसको हम लोग डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको मुझे बताने की जरूरत है, ये है हमारे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड, ठीक है। तो ये है हमारे आइंस्टाइन का जो इक्वेशन, ठीक है। अब ये आया, आइंस्टाइन ने दिया क्या, ये इक्वेशन तो दिया, सही बात, पर इन्होंने इसके बेसिस पे एक्सप्रेशन क्या है आप समझो। बहुत केस बहुत ही सिंपल है, देखो तो, अगर मान लो कि ये जो v है आपका, जो है v मानो न्यू है, जो इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी है, h तो भाई कांस्टेंट है, उसको कोई रिलेशन में ले ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। अगर ये जो v है वो आपका मान लेते हैं कि फर्स्ट केस है इक्वल टू लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू बन गया आपके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। जो एक केस बिल्कुल पॉसिबल है, एक केस बिल्कुल है कि जो हमारा इंसिडेंट लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो क्या हो सकता है आप बताओ। यहाँ पे आ जाता है इस इक्वेशन पे, ये इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखूं तो देखो, ये इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एच वी माइनस वी माइनस नॉट इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, लिख सकता हूँ तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको ऐसा मान लूं तो ये वाला पोर्शन जीरो, तो इस पोर्शन जीरो हो जाएगा, तो ये वाला जो पोर्शन है वो जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब जो संपूर्ण अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो पूरा एनर्जी हमारे काइनेटिक एनर्जी के पास ही जाएगा। मतलब जो इंसिडेंट लाइट का जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स में ही जाएगा। मतलब पूरा एनर्जी बन जाएगा क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। कब बनेगा, जब हमारा इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी हमारे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर मैं आ जाता हूँ पार्ट नंबर 2 पे, पार्ट नंबर 2 क्या है, पार्ट नंबर 2 है अगर हमारा जो इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी है वो इसके थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, तो ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, तो ज्यादा हो जाएगा तो ये जो डिफरेंस है ये भी कुछ वैल्यू देगा, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये भी कुछ वैल्यू देगा, तो ये वैल्यू भी कुछ आएगी, ये वैल्यू भी कुछ आएगा। तो पूरी तरीके से जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से हाफ एम वी स्क्वायर में नहीं जाएगी। कुछ एनर्जी, कुछ पार्ट ऑफ दैट एनर्जी इज बीइंग यूज्ड टू ओवरकम द attractive forces of nucleus and all that, right? तो जब mu of incident light is more than that of mu of the threshold frequency, then it is some amount of energy is used in overcoming the attractive forces, while the remaining is the energy with which the ejected electrons come out. Clear? समझ में आ गया। अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरा पॉइंट तो मेरे को कुछ बोलने का भी नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि हमारा जो इंसिडेंट लाइट है वो लेस देन हो गया, तो इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी इजेक्ट होने की प्रश्न ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वही तो नहीं आ रहा है। अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी ही नहीं आया तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं किया जा सकता। बताओ भैया, समझ में आ गया सबको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या नहीं समझ में आ गया? सबको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आ गया? मुझे देख समझ में आ गया होगा, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको याद रखना है, कुछ टाइम बाद फिर भी हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया सबको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जब एक सफिशिएंटली हाई एनर्जी का लाइट अगर हम लोग मेटल के सरफेस में मारते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है। उस प्रोसेस या फेनोमेना को हम लोग फेनोमेना नहीं, इफेक्ट को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह देते हैं, ठीक है।
समझ में आएगा सबको? कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम है तो अभी बता दो। है कोई प्रॉब्लम? होना नहीं चाहिए। ठीक। तो चलो, क्लियर है ये सब? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा अगला टॉपिक। अगला टॉपिक होने वाला है बिल्कुल नया टॉपिक, ठीक है? तो अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है? टॉपिक जो हमारा है वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। क्या है भाई? एटॉमिक स्पेक्ट्रा। पहले आपने फिजिक्स में तो पढ़ा ही है कि अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा कुछ ले लेता हूँ, गलत चीज गलत चीज डाल दिया। अगर मैं ऐसा कुछ ले लेता हूँ, ये क्या है? ये एक सरफेस, प्रिज्म का एक सरफेस हो गया। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं एक लाइट रे को करवाऊँ इंसिडेंट। ऐसा मैंने लाइट रे को मारा इंसिडेंट, ठीक है? ये व्हाइट लाइट है, तो ये होगा क्या? उसके बाद यहाँ से हम लोगों को दिखेगा कि इसके अंदर एक जाएगा कुछ ऐसा, एक जाएगा कुछ, ये क्या हो रहा है? डिस्पर्शन हो रहा है, जो फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक जाएगा कुछ ऐसा, एक और जाएगा कुछ ऐसा, ऐसे 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 करके एक एक करके बेंड होके नीचे की तरफ जाएंगे। तो ये जो है हमारा डिस्पर्शन है, ठीक है? मैं आप पूरा दिखा नहीं पाऊंगा यहाँ पे, तो ये हमारा डिस्पर्शन है जो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे एक स्क्रीन रखा जाता है जहाँ पे हमें लिखता है ऐसे 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 ऐसे, तो कोई कलम कैसे किस ऑर्डर में? रोइक बी ऑर्डर में, रोइक बी, ऐसा ऐसा ऑर्डर में कुछ कलर मिलता है। तो एक्चुअली ऑर्डर विबजियोर होता है, पर वहां पे उल्टा मिलता है, तो रोइक बी ऑर्डर में मिलता है। तो ये जो मिला हमें, ये एक्चुअली स्पेक्ट्रम कहते हैं। बैंड ऑफ द सेवन कलर्स, बैंड ऑफ सेवन कलर, इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है? तो अब जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक एटम। याद रखना, मैं बहुत कुछ पॉइंट एक जगह पे बता दूंगा। वैसा है कि कुछ पॉइंट वहां की जगह पे यहाँ पे ही बता देगा, ठीक है? ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑफ एन एटम, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन एटम, ठीक है? ये अलग अलग एटम्स के लिए अलग अलग होगा, ठीक है? फिर सेम एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता, सिमिलर हो सकते हैं। सिमिलर और सेम के बीच में डिफरेंस आपको पता है। सेम मतलब एग्जैक्टली सेम, सिमिलर मतलब सिमिलर, नॉट एग्जैक्टली सेम, ठीक है? तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एक एटम का ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है? एक एटम जो स्पेक्ट्रा बनाएगा वो दूसरा एटम एग्जैक्टली सेम नहीं बना सकता, ठीक है? एक एग्जाम्पल जो आपको याद रखना चाहिए, अपने बुक में दिया हुआ है, ठीक है? तो मैं यही पे लिख दे रहा हूँ, वो है D1 D2 लाइन, D1 D2 लाइन ऑफ सोडियम स्पेक्ट्रम, ठीक है? D1 D2 लाइन ऑफ सोडियम स्पेक्ट्रम, ठीक है? सोडियम स्पेक्ट्रम का अगर आप ओमिशन करो या ऑब्जर्वेशन कराओ, तो वहां पे आपको D1 D2 के जगह पे कुछ दिखने वाला है, ठीक है? D1 D2 का जो वेवलेंथ नंबर है वो होता है, वेवलेंथ नंबर बोल रहे हैं जो वेवलेंथ बोल रहा हूँ वो है 5890 एंगस्ट्रॉम, और D2 5896 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है? तो ये जो दो वैल्यूज है ये आपको याद रखने, क्योंकि ये D1 D2 लाइन, ठीक है? अच्छा, मैं एक बार देख लेता हूँ, गलत ना बोल दूँ, सही है, ठीक है? 5890 5896, ठीक है? चलो, अब ये जो स्पेक्ट्रम है ये एग्जैक्टली है, ठीक है? तो डेफिनेशन में बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है? कीवर्ड्स लिख दूंगा, ठीक है? स्पेक्ट्रम इज एक्चुअली अ प्लॉट। क्या है भैया? प्लॉट, प्लॉट, कॉन्स्पिरेसी नहीं है। प्लॉट मतलब वो वाला प्लॉट नहीं, प्लॉट है एक प्लॉट ऑफ पार्ट्स ऑफ रेडिएशन, और बेटर लिख दो तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ रेडिएशन, प्लॉट्स ऑफ intensity, lot of intensity of constituent parts of radiation, constituent part, इसका constituent part radiation का constituent part, lot of intensity of constituent parts of radiation। अब अगर हम लोग प्लॉट कर रहे हैं तो इसका मतलब उस ग्राफ में प्लॉट करेंगे ना, तो दो एक्सिस तो मिनिमम है ग्राफ में। एक एक्सिस का ग्राफ क्या करेंगे? बहुत सारे स्ट्रेट लाइन नहीं करेंगे जो एक एक्सिस में करेंगे, ठीक है? तो ये प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी किसके खिलाफ होगा? मतलब अगेंस्ट, प्लॉट ऑफ दिस अगेंस्ट व्हाट? सो प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी अगेंस्ट, अगेंस्ट
ये क्या है भाई? फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? वेवलेंथ। ये क्या है? मेगाहर्ट्ज। सो ठीक है, तो अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी हो सकता है, अगेंस्ट वेवलेंथ हो सकता है, अगेंस्ट वेव नंबर हो सकता है। अब बताओगे जरा ऑर्डर, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग? कोई भी नहीं होती, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डिक्रीजिंग और इंक्रीज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बीच में सडनली इंक्रीज कर दिया, इस साइड में डिक्रीज कर दिया, ऐसा नहीं। ठीक है, सो ये है प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ कॉन्स्टेंट पाथ रेडिएशन अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव नंबर इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये है एटॉमिक स्पेक्ट्रा का एक बेसिक आइडिया, बेसिक आइडिया ऑफ एटॉमिक। ठीक है, अब आते हैं दो टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। क्या है भाई? दो टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा टाइप, एमिशंस, एमिशंस, एमिशंस। अब आप समझो, अब ये आप बात अब थोड़ा सा अच्छी समझोगे जब मैं बोर्ड मॉडल पढ़ा दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी क्या होता है? लोअर ऑर्बिट क्या कम होता है ना, तो हायर ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ ज्यादा था, लोअर ऑर्बिट में से कम था, तो उसका जो डिफरेंस है वो कहा जाएगा, वही रिलीज हो जाता है उससे। ठीक है, तो वो रिलीज हो जाता है उससे, तो इसका मतलब एमिट हुआ एनर्जी, तो एमिशन। अब एनर्जी तो ऐसे ऐसे एमिट नहीं होगा, वो रेडिएशन के फॉर्म में एमिट होता है। तो उसको जब हम लोग एक प्रिज्म से स्टडी करते हैं ना, ठीक है, जब हम लोग प्रिज्म से स्टडी करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वहां पे कुछ डिस्टिंक्ट लाइंस, ठीक है, डिस्टिंक्ट लाइंस है, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ पे डिस्टिंक्ट लाइंस है। ठीक है, डिस्टिंक्ट ब्राइट लाइंस। ये याद रखना कि जब भी एमिशन स्पेक्ट्रा होगा तब जो लाइंस है वो ब्राइट लाइंस। ठीक है, ब्राइट लाइंस। अच्छा, इसको एक और नाम दिया जाता है लाइन स्पेक्ट्रम। यहाँ पे जो है लाइंस दिखते हैं, ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ब्राइट लाइंस दिखते हैं, ठीक है, ब्राइट लाइंस दिखते हैं, तो इसको हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। अब इस लाइन को एक साथ कंबाइन कर जोड़ दिया जाए तो वो बैंड बना देते हैं। ठीक है, बैंड, बैंड नहीं बजाना है, बैंड बना देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये क्या है? एमिशन स्पेक्ट्रम है एक्चुअली जो रेडिएशन जो एक एटॉमिक स्पीसी एमिट करता है, और उसको अगर हम लोग एक फिजन या ग्रेटिंग स्टडी करें तो हमें जो स्पेक्ट्रा मिलता है उसको हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। इससे ज्यादा कुछ समझने का है नहीं, क्योंकि D1 D2 मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, सोडियम के D1 D2 लाइंस। ठीक है, आ जाते हैं दूसरे बात पे, इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है ना, ये इमिशन के बिल्कुल उल्टा है। तो यहाँ पे लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी को जा रहा है, तो उसको एनर्जी बाहर से लगेगा, तो वो जो एनर्जी लगेगा वो उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे एक पॉइंट है सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन की, क्योंकि देखो कि जैसे मैंने कहा कि एक ऑर्बिटल का एक एनर्जी का एक ऑर्बिट का एक फिक्स एनर्जी होगा, वो उससे ज्यादा एनर्जी नहीं ले सकता। ठीक है, तो वो उतना ही अमाउंट की एनर्जी लेगा। ठीक है, वो जिस पॉजिटिव वेवलेंथ में है तो वो उसी से लेगा। ठीक है, सारे कुछ से नहीं लेगा। ठीक है, तो द एब्जॉर्प्शन ऑफ सिलेक्टेड वेवलेंथ्स, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सिलेक्टेड वेवलेंथ्स बाय एटॉमिक स्पीशीज। ठीक है, उस रेडिएशन को अगर हम लोग स्टडी करते हैं फिर से, तो हमें जो स्पेक्ट्रा मिलता है उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो एक एटॉमिक स्पीशी अगर जो भी सिलेक्टेड वेवलेंथ्स के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, उस वेवलेंथ को अगर हम लोग स्टडी करें तो हमें जो स्पेक्ट्रा मिलेगा उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोला जाता है। यहाँ पे आपको दिखेगा डार्क लाइंस। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा डार्क लाइंस। ठीक है, वहां पे ब्राइट लाइंस, यहाँ पे डार्क लाइंस। अब बात यह है कि जहां पे आपको D1 D2 के ब्राइट लाइंस दिख रहे हैं ना, वहीं पे आपको D1 D2 के वहीं पे आपको डार्क लाइंस भी दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर हम लोग सोडियम के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को स्टडी करें तो भी वहीं पे दिखाएगा, क्योंकि वो उसी को एब्जॉर्ब करेगा, वो तो किसी और को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, वो उसी दोनों वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। तो D1 D2 के जगह पे ही आपको डार्क स्पॉट्स दिखने वाले हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फंडा है आपका एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में। एमिशन स्पेक्ट्रा मतलब जो रेडिएशन बाहर निकल रहा है उसको स्टडी कीजिए, एब्जॉर्प्शन मतलब जो रेडिएशन वो लेगा उसको स्टडी कीजिए। दोनों के क्षेत्र में दो स्पेक्ट्रम मिलेंगे, एक ब्राइट लाइट वाला, एक डार्क लाइट वाला। ठीक है, यही है बेसिक स्पेक्ट्रम का एक आइडिया। बताओ, समझ में आ गया सबको? ठीक है, समझ में आ गया सबको?
कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये स्पेक्ट्रा है सिंपल सी, ठीक है। ओके चलो, नेक्स्ट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब आपको पता है ना कि हाइड्रोजन सबसे सबसे सिंपल, जो हमारे हाइड्रोजन भाई है वो बहुत ही सिंपल सादा एक एलिमेंट है, ठीक है। उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो स्पेक्ट्रम है वो भी बहुत सिंपल है। तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को ड्राइंग करने के लिए नहीं पूछा जाता, ठीक है, फटाफट समझो। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कुछ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक दिखते हैं, डिस्टिंक्ट कुछ लाइंस दिखते हैं जो स्प्रेड होते हैं। किस किस रीजन में होते हैं देख लो। एक होता है यूवी रीजन में, एक होता है इंफ्रारेड में, इंफ्रारेड में 3 होते हैं, और विजिबल रेंज में एक होता है, ठीक है। तीन तीन रीजन में ये स्प्रेड। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गया आपको कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, वो भूल गया, वो है ये एक डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, उसका क्या मतलब है कि एक रीजन का दो डिस्टिंक्ट बाउंड्री है, ठीक है। जैसे कि एक लाइट का स्पेक्ट्रम अगर मैं दो व्हाइट लाइट का, तो उसमें कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं है। मतलब येलो के ऊपर अगला वाला, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये चढ़ जाता है, ठीक है। वायलेट के ऊपर इंडिगो चढ़ जाता है, ऐसा हो जाता है। पर ऐसा इसमें नहीं होगा, यहाँ पे डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, तो इसको डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोला जाता है, ठीक है। पर अगर आप सॉलिड को हीट करते हो इनकैंडेसेंस में, तो वहां पे जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा, ठीक है। एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा, ठीक है, कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में तीन तीन अलग अलग जगह पे ये स्प्रेड है, और इनके नाम याद रखना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। आ जाते हैं पहले नाम पे। पहला जो नाम है वो है हमारा लाइमैन सीरीज, ठीक है। क्या सीरीज है? लाइमैन सीरीज, ठीक है, लाइमैन सीरीज। अब मैंने कहा लाइमैन, तो आप लिखोगे ऐसा को, ऐसा नहीं है, ये मैन झूठ नहीं बोल रहा है, ये बोल लाई नहीं है, ये है लाइमैन सीरीज। बहुत लोग मैन बोलते हैं, तो मैं भी बोलूँ, मेरे को प्रोनाउंसिएशन से कोई दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग जितना देर तक करेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ही कुछ नोट साइड में बनाऊंगा, अभी बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइड में कुछ चीजें लिखूंगा, वो अभी नहीं लिखूंगा, थोड़ी देर बाद लिखूंगा। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लाइमैन सीरीज, ये गया हमारा फर्स्ट सीरीज। जो सेकंड सीरीज आता है ना उसके बाद, उसको हम लोग बोलते हैं बाल्मेर सीरीज। क्या सीरीज? बाल्मेर सीरीज, ठीक है। उसको बहुत लोग बाल्मेर सीरीज भी बोलते हैं, नो प्रॉब्लम। तो सेकंड सीरीज जो है वो है बाल्मेर सीरीज। थर्ड सीरीज जो है, तो थर्ड सीरीज हमारा आएगा, तो थर्ड सीरीज जो हमारा आएगा उसको हम लोग बोलते हैं पाश्चन सीरीज। क्या सीरीज? पाश्चन सीरीज, ठीक है। इस सीरीज को हम लोग बोलते हैं पाश्चन सीरीज, ठीक है, पाश्चन सीरीज। उसके बाद चौथा जो सीरीज आता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रैकेट टी सीरीज। मतलब ब्रैकेट लिख दिया, उसके बाद एक और टी लिख दिया, सीरीज। उसको बहुत लोग ब्रैकेट के रूप में भी याद रखते हैं, पर स्पेलिंग याद रखने के लिए ब्रैकेट टी से बढ़ के तरीका तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। लास्ट वाला जो है वो है फंड सीरीज, इसको पी फंड सीरीज भी बोला जाता है, फंड सीरीज, ठीक है। तो ये है हमारे कुछ 5 सीरीज। अब मैंने ये एरो क्यों दिया? ये एरो दिया है मैंने समझाने के लिए, ठीक है। लाइमैन सीरीज जो है ये हमारे यूवी पार्ट, अल्ट्रावायलेट पार्ट के अंदर, ठीक है। बाल्मेर सीरीज एकमात्र है जो विजिबल रेज में आता है, ठीक है, विजिबल रेज। और ये तीनों के तीनों जो है वो इंफ्रारेड के अंदर आता है, ठीक है, इंफ्रारेड। समझ में आ गया? लाइमैन सीरीज, बामेर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, ठीक है। लाइमैन सीरीज का मैं कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ, तो मैं क्या लिख रहा हूँ अभी पता क्या चलेगा कि क्यों लिख रहा हूँ। N1 1 होता है, N2 1 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे N1 होता है 2, यहाँ पे N2 हो सकता है 2 से बड़ा, 3 से कुछ भी। यहाँ पे N1 होता है 3, यहाँ पे N2 जो होगा वो 4, 3 से बड़ा कुछ भी। यहाँ पे जो N1 है वो है 4, N2 जो है वो 5 से बड़ा कुछ भी। मिनट लिख दे रहे हैं। N1 जो है वो होता है 4, N2 जो होता है वो 5 और उससे ज्यादा, N1 जो होता है वो 5, N2 जो होता है वो 6, ठीक है। अब मैंने ये लिखा, देखो बाल्मेर ने एक इक्वेशन दिखाया जिसको हम लोग पहले तो बाल्मेर इक्वेशन बोलते, उसके बाद वो जाता है रिडबर्ग इक्वेशन को, ठीक है।
ठीक है। फर्स्ट मैं समझा देता हूँ आपको बाल्मेर इक्वेशन। बाल्मेर ने एक इक्वेशन निकाल के दिया हमें कि उन्होंने कहा कि जो वेव नंबर है, एक वेव का जो वेव नंबर है वो रिलेटेड होता है 10967 1/2² माइनस 1/n² यहाँ पे n2 नहीं लिखते, उन्होंने n लिखा तो उनके लिए n2 नहीं है, n² ही है। तो ये इक्वेशन बाद में दिया, जिन्होंने कहा कि जो वेव नंबर होता है वो इस इक्वेशन से रिलेटेड होता है। बहुत सही, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें पता है कि बाल्मेर के लिए n2 जो है, n1 जो है वो 2 ही होता है, तो उन्होंने 2 लिख दिया डायरेक्ट। अब लेटर ऑन रिडबर्ग ने आके यूनिफॉर्मिटी देने के लिए रिडबर्ग ने लेटर ऑन एक इक्वेशन निकाला, इसको हम फॉर्मूला लिखते हैं रिडबर्ग का इक्वेशन। रिडबर्ग का इक्वेशन क्या कहता है? रिडबर्ग का इक्वेशन कहता है कि अगर हमें वेव नंबर निकालना है तो वो होगा 10967 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, जहां n1 हमेशा n2 से ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में आ गया? n1 n2 से ज्यादा होगा, मैंने तो लिख दिया और आपने मान लिया कि n1 n2 से ज्यादा होगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई? वेव नंबर कैसे नेगेटिव में आ गया? वेव नंबर कैसे नेगेटिव में आ गया? तो n1 तो कभी n2 से ज्यादा हो नहीं सकता, वहां पे होना चाहिए n2 ग्रेटर देन n1। मैं इंटेंशनली बहुत सारी चीजें गलत लिखता हूँ, तो आपको ये फिगर आउट करना चाहिए कुछ कुछ। ठीक है, चलिए n2 जो है वो n1 से ज्यादा होगा, तभी तो n2 आगे जाएगा, n1 पीछे जाएगा। ठीक है, नेगेटिव में वेव नंबर कुछ नॉट पॉसिबल। तो रिडबर्ग के इस इक्वेशन में ये जो हमारा जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट। ठीक है, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पे लिखते हैं 10967 सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर 1.097 इंटू 10⁵ मीटर इनवर्स। ठीक है, ऐसा बहुत सारे जगह पे आपको दिख जाएगा, इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं अभी मीटर का इनवर्स वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, ये डिबेटेबल है, यही आप यूज करोगे। ठीक है, 10967 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर वाला पे ऊपर कर दो। ठीक है, तो रिडबर्ग की इक्वेशन को समझ में आ गया, सिंपल सी बात है। अब दो पार्ट्स बता दूं मैं, एक बार एक शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट और एक है लार्ज वेवलेंथ। कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको पूछ लिया जाता है कि शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट निकालिए, और कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको पूछ लिया जाता है कि लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट। इसको कैसे कैलकुलेट करूँ, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज है, मैं भी कंफ्यूज था, जब मैं पास टाइम किया था तब मैं भी कंफ्यूज था क्या होता है। अब मैं चलता हूँ सीधा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को। यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखा था इक्वल टू hc/λ। यहाँ से आपको कुछ नहीं दिख रहा है, ये ई जो है ये वेवलेंथ के उल्टा रिलेशन में, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो ई का रिलेशन इस लैम्डा से उल्टा है ना, इसका मतलब इनवर्स रिलेशन। इसका मतलब अगर एनर्जी बढ़ गया तो लैम्डा जो है वेवलेंथ कम हो जाएगा। तो अभी आप आपको ये ही लॉजिक लगाना है। अगर आप मेरे को शॉर्ट वेवलेंथ बताया गया सिर्फ कि वेवलेंथ का मतलब एनर्जी गैप जो है वो बहुत ही ज्यादा होना चाहिए, तो वो सबसे ज्यादा एनर्जी गैप क्या होगा? जब n1 हमारा कुछ होगा, n1 कुछ होगा, डिपेंड ऑन क्या सीरीज चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कुछ होगा, x मान लेते हैं। x क्या है? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो लाइनर है तो 1 होगा, तो वो 1 लिख दिया। ठीक है, और n2 जो होगा वो हमेशा इंफिनिटी ही होगा। शॉर्ट वेवलेंथ के लिए n2 इंफिनिटी ही होगा, क्योंकि यही डिफरेंस गैप सबसे ज्यादा एनर्जी लेगा, और सबसे ज्यादा एनर्जी लेगा मतलब सबसे कम वेवलेंथ लेगा। समझ में आ गया सबको? सिमिलरली लॉन्ग वेवलेंथ मतलब वेवलेंथ बढ़ गया तो एनर्जी डिफरेंस घटा, सबसे कम एनर्जी डिफरेंस होता है सक्सीडिंग के बीच में। ठीक है, तो n1 की वैल्यू अगर x हुई तो n2 की वैल्यू क्या होगी? x+1। इस डिफरेंस में लॉन्ग वेवलेंथ। ठीक है, बताओ समझ में आ गया सबको? तो n1 की वैल्यू x हुई तो n2 की वैल्यू x+1 है। ठीक है, ये शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट मतलब जहां पे एनर्जी गैप सबसे ज्यादा n1 से इंफिनिटी तक। लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट मतलब जहां पे एनर्जी गैप सबसे कम, वो है सक्सीडिंग ऑर्बिटल्स ऑर्बिट्स के बीच। ठीक है, x और x+1। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पे इस वीडियो का, वो है डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड मॉडल। तो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं बाद में बताऊंगा आपको, वो है डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड मॉडल। ये क्या है? रदरफोर्ड के जो मॉडल है उसमें कुछ तो डिफेक्ट्स थी। क्या डिफेक्ट्स थी? देखो, डिफेक्ट्स थी कि वो स्पेक्ट्रम का जो है
उसको एक्सप्लेन नहीं करता है। दो फैक्टर्स, एक है स्टेबिलिटी फैक्टर, एक है स्पेक्ट्रम फैक्टर। उन्होंने स्पेक्ट्रम को ठीक ठाक एक्सप्रेशन नहीं दिया, ठीक है। रदरफोर्ड के अनुसार, रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन तो है बचा न्यूक्लियस के आसपास घूमते रहते हैं, ठीक है। फिर थ्योरी के अनुसार, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, ये फर्स्ट, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन is same as the same as frequency of revolution, ठीक। तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन तो चेंज हो रहा है, हो ही रहा है, मुझे पता है। जब फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन भी चेंज हो रहा है तो उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को भी चेंज होना चाहिए। अगर ये होना चाहिए तो हमें जो स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। दिस सजेस्ट्स अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, this suggests a continuous spectrum, but it's actually not true because we are getting a discontinuous spectrum. So Rutherford's model cannot hold true for this. Clear? The first problem is here. Second problem is also due to Maxwell's theory. According to Maxwell's theory, charged accelerated particle continuously emits energy. Charged accelerated particle emits energy, ठीक है। तो अगर एक चार्ज एक्सीलरेटेड पार्टिकल एमिट कर रहा है एनर्जी, तो कुछ ऐसा तो होना ही चाहिए कि ये न्यूक्लियस है, ये एक ऑर्बिट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, उसका एक्सीलरेशन है क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सही है। तो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसका एक्सीलरेशन तो है ही। अभी मैक्सवेल की थ्योरी के अनुसार चार्ज एक्सीलरेटेड पार्टिकल तो करेगा एनर्जी, तो ये एनर्जी छोड़ता जाएगा, तो एट अ पॉइंट न्यूक्लियस के साथ धक्का नहीं खा जाएगा, हो जाएगा। तो खाता तो नहीं, क्यों नहीं खाता, ये इक्वेशन इन्होंने नहीं दे पाया। तो जो सेकंड पॉइंट है वो है स्टेबिलिटी फैक्टर, यानी एक एटम की स्टेबिलिटी को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। लिमिटेड, सो इलेक्ट्रॉन शुड लूज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन शुड लूज एनर्जी and collide with the nucleus and collide with the nucleus but this does not happen, ठीक है। यहाँ पे भी एक लेटर हम लोग देखेंगे अगले ही चैप्टर में, चैप्टर नहीं मतलब अगले टॉपिक में, कि बोर आके बताएंगे कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तब कोई भी एनर्जी इधर उधर जाता ही नहीं है, तब कोई भी एनर्जी एमिट नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में कोई एनर्जी अब्जॉर्प्शन या एनर्जी लॉस नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है। तो यही है, इस कारण के लिए जो है हमारा रदरफोर्ड मॉडल को उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, उनको रिजेक्ट किया, ठीक है। तो यही था आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने करा के एक बार फिर से समराइज करके लेक्चर ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के 3 पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिया। एप्लीकेशन लिखा हुआ है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है समझ लिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम लोगों ने इन डेप्थ डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे सब दिखा है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में मैंने आपको बता दिया, एमिशन एब्जॉर्प्शन बता दिया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या क्या चीज है ये भी बता दिया है, बाल्मेर इक्वेशन क्या था ये बता दिया, रेडबर्ग इक्वेशन क्या था बता दिया, यहाँ पे एक तो हमेशा एडवांस से जाता है तो ये भी बता दिया, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू को बता दिया, शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट, लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट की वैल्यू बता दी, और डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल को भी हम डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो that's all in this lecture. In the next lecture we'll take up the next part of the chapter, that is going to be the Bohr's atomic number, ठीक है। So let's meet in the next lecture. Hopefully you have enjoyed watching this video.